नमस्कार। मैं कहानी पाठ करने से पहले आप लोगों से एक अनुमति लेना चाहती हूँ। कई साल पहले मैं हमारा असम में जो बास किया था नेपाली कम्युनिटी का ऊपर मैंने एक डम्फू शीर्षक का एक नोवेल लिखा था। वो नोवेल नेपाली भाषा, हिंदी भाषा और अभी इंग्रजी भाषा और अभी बंगाली भाषा में भी अनुवाद हो चुकी है। तो वही हालांकि मैं जो आप लोगों का सामने हालांकि ज़्यादा देर हो चुकी है, मुझे अफसोस भी हो रही है, साथ आप लोग मन गाली भी दे लेकिन मुझे ये करने में आप लोगों का सामने में बहुत आनंद होगा। मैं सेल्फिश हो चुकी हूँ। क्या मैं यहाँ पे कर सकती हूँ वो डम्फो में उद्घाटन कर सकती हूँ 2 मिनट के लिए नंदन जी? तो मैं इसके लिए यहाँ पे मेरा दाजो आसाम से आए हुए ज्ञान बहादुर छेत्री यहाँ पर है क्या? अभी नहीं है। तो मैं प्रेम प्रधान जी को मेरा दाजो मंच में बुलाना चाहूँगी। साथ ही साथ चंद्रमणि उपाध्याय आसाम से आए हुए वो डम्फो का मेरा खुद का क्रिएशन का बारे में मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है। ज़्यादा देर भी नहीं बोलेंगे, बस आप लोगों का सामने वो रखेंगे। और काठमांडू से आए हुए मेरा बहुत ही सम्मानीय गोविंद राज भट्टराई जी को मैं मंच में बुलाना चाहती हूँ। रुमी लस्कर बरा बहिनी नेपाली समाजमा आसाममा परिचित भएर त्यहाँकै एउटा तामाङ परिवार समाजको संस्कृति लेखेर आसामको अरू संस्कृतिसँग रसाएर एउटा सुन्दर उपन्यास लेखेकी। यो लेखेर यसको अनुवाद पनि भइसक्यो। अनुवाद लिएर काठमाडौँमा जानुभयो। काठमाडौँमा म लगायत दाजु र हामी सबै त्यहाँको प्राज्ञहरू अरू विद्वानहरू भेला भएर यसको एक दिन कन्फरेन्स गोष्ठी विमोचन र अरू उत्पाद रमाइलो गऱ्यौँ। एउटा ठुलो यस किसिमको दुईटा समाजलाई जोड्ने अब कति नेपाली बसेका छन्, आसामिजमा लेख्नुहुन्छ ठिकै छ, आसामिज बङ्गला अब आसामिज सदस्य बहिनीले प्रतिभाशाली बहिनीले यो हाम्रो नेपाली समाजको, नेपाली सदस्यको, नेपाली संस्कृतिको त्यहाँ परिचय दिएकाले गर्दा उहाँलाई हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले एउटा सानो पुरस्कार सम्मान पनि गर्यो र हामीले उहाँलाई धेरै नै एउटा प्रतिभाशाली उच्च हाम्रो बहिनी लेखक स्रष्टा ठानेका छौँ। अब आज 4 भाषा पुगिसकेका छन्, उहाँलाई बधाई छ। मलाई यहाँ बोलाएर तपाईहरुका समक्ष आफ्नो प्रस्तुति राख्ने अपर्चुनिटी दिनुभएकोमा म नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिङ का आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु जीवन नन्दन, प्रेम प्रधान, देव कुमार, चन्द्र कुमार राय, महेन्द्र प्रधान ज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। दार्जिलिङ में आई हूँ, नेपाली का बीच में रह रही हूँ, नेपाली दाजु भाई बहनी का साथ रह रही हूँ। 2 लफ्ज़ अगर नेपाली में ना बोलूँगी तो मुझे अफसोस रह जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन में कुछ भी गलत हो जाए तो आप लोग बाद में मुझे सुधार दीजिएगा। मैं अभी कहानी पाठ करना चाहती हूँ। मेरा कहानी का शीर्षक है मैं ठीक हूँ ना। मुंबई जाने वाली दादर एक्सप्रेस किसी कारणवश आज 2 घंटे देर से रवाना होगी। अभी ये घोषणा हुई है। यह भी एक बड़ा उबाऊ समय होता है, विशेषकर ट्रेन से कहीं जाना
रहने पर निर्दिष्ट समय से आधा घंटा पहले ही स्टेशन पहुंच जाने का नियम है। यदि ट्रेन समय से रवाना हुई तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि किसी कारण विलंब हुआ तो एक उबाऊ यंत्रणा सहनी पड़ती है। बीच बीच में रेल की पटरियों के बीच से आ रही है मल मूत्र की दुर्गंध से मुझे उबकाई आने लगती है, लेकिन कोई उपाय भी तो नहीं है। इस तरह आने पर घर से निकलते समय भोजन करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन बाद में भूख से पेट मरूर होने लगते हैं। यह जानने के बाद कि ट्रेन को 2 घंटे देर से छूटेगी, मेरी भूख और बढ़ गई है। एक विशेष रिसर्च के काम से पापा यानी मेरे पिताजी मुंबई जाएगी। हो सकती है कि उन्हें वहाँ एक देर माह रहना पड़ जाए। इसके पहले पिताजी से मेरा इतना लंबा विच्छेद नहीं हुआ था। उन्हें विदा करने वक्त मेरा मन और भी खराब हो जाएगा, इसलिए पिताजी ने ही मुझे स्टेशन आने से मना किया था। हालांकि मैं जानती हूँ कि मुझसे ज्यादा पिताजी को ही बहुत बुरा लगेगा। फिर भी मेरी जीत के आगे पिताजी के एक ना चले और उन्होंने मुझे अपने संग स्टेशन जाने की अनुमति दे दी। यह भी ठीक है कि पिताजी को एक बात का पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे अपने सहपाठी पलाश के प्रति मेरे मन में कुछ हो रहा है। पलाश के साथ मेरी घनिष्ठता देखकर दीपंकर आजकल मुझसे कन्नी काट रहा है, अर्थात मुझसे उसकी दूरी कुछ बढ़ गई है। मैं पलाश को पसंद करती हूँ, पलाश भी मुझे पसंद करता है, लेकिन आज तक हमने प्रेम करती हूँ या प्रेम करता हूँ जैसे वाक्यों का परस्पर आदान प्रदान नहीं किया है। लेकिन मैं यह जानती हूँ कि अगर मैं पलाश को कहूँ कि आज ब्रह्मपुत्र के किनारे आना है, वो निश्चित रूप से समय से पहले ही आकर खड़ा मिलेगा मुझे। यदि उससे कहूँ पता है चिड़ियों के झुंड की तरह उड़कर बहुत दूर जाने का मन कर रहा है, तो वो भी तुरंत कहेगा ओ रियली, मेरा मन भी उड़ने का बहुत इच्छा कर रहा है, पता है। और वो भी तुम्हारी जैसे बांधवी के संग। ओह कितना मजा आएगा। जानते हो, अलेक्जेंडर सेल्कर की तरह कहने का मन करता है, had I wings of a dove। इन बातों को एक ही सांस में कहकर मुस्कुराते हुए मुझे देखता है। उसे इस तरह देखते ही जैसे कृष्णचूड़ा के रंग आकर मेरे गालों पर चिपक जाते हैं। आज भी सुबह बातें करते हुए मैंने पलाश से कहा, पिताजी को छोड़ने स्टेशन जाऊंगे। यह सुनते ही उसने उत्साहित होकर कहा, ऐसा है क्या? हाँ, मैं भी जा सकता हूँ। मैंने यह नहीं पूछा क्यों। इस तरह पूछने पर पलाश कहेगा ऐसे ही। वैसे मैं भी पलाश के बहुत से क्यों के उत्तर ऐसे ही कहकर दे देती हूँ, लेकिन हम दोनों यह भली भांति जानते हैं कि इन क्यों और ऐसे ही के बीच में ही हमारा प्रेम का गुहार छुपा हुआ है। मुझे उल्टी आ रही है। हवा की झोंके के साथ रेल की पटरियों के बीच से आ रही है मलमूत्र की दुर्गंध जैसे मेरे नाक मुंह में समा गई है। थू थू थू। बेटी, ना हो तो तुम मामा के साथ चले जाओ। इस तरह रहने पर तुम्हें दिक्कत होगी। मेरी हालत देखकर पिताजी ने बोले। मैं तत्काल अपने को संभालते हुए बोली, नहीं पिताजी,
कोई भी दिक्कत नहीं हुई मुझे। यह कहकर वो कई को जबरदस्त दबाने की कोशिश की। भूख भी लगे थे। पलस आया या नहीं यह देखने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई, कहीं नहीं दिखाई दिया। फोन करो क्या? नहीं, पिताजी की दृष्टि मुझ पर टिकी हुई है, इसलिए इस समय फोन करना ठीक नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ फोन पर जिस तरह बात करती हूँ, पलाश के साथ फोन पर बात करने समय मेरे चेहरे के भाव शायद बदल ही जाते हैं। तुरंत पकड़ जाऊंगी। पापा, एक कप चाय मिल जाती तो? मन की असहजता को कम करने के लिए कहा। पिताजी ने तुरंत स्टेशन के भीतर की चाय कॉफी की दुकान पर ऑर्डर दे दिया। 3 कप कॉफी और 3 पीस केक। मन की घिन को किंचित भूलकर 1 पीस केक के साथ कॉफी का कप पकड़ा ही था कि मेरे कंधे पर झूलते हरे दुपट्टे की किसी ने खींचा। पलट कर देखा कि प्यारे चेहरे वाली एक लड़की खड़ी है। अयत्न और अभाव के कारण खराब हो रहे हैं। उसके लाल बाल बिखरे हुए हैं। उसके होठ और हाथ पांव पपड़िया गए हैं। पहनावे के नाम पर उसने अपनी कमर पर पैबंद लगा एक कपड़ा लपटा हुआ है। मैंने उसकी संपूर्ण देह का मुआयना किया। उसकी छातियों पर युक्ति होने की चिन्ह स्पष्ट दिख रहे थे। ऐसे समय में उसे अपनी छातियों को ढकना निहायत जरूरी था, लेकिन अभावग्रस्त लोगों के लिए लज्जा का कोई अर्थ नहीं होता है। उसके देह से यौवन फूट पड़ने के आतुर है, लेकिन वो ऐसे वस्त्र और अलंकार से सजा नहीं पा रही है। किंतु यौवन भी उसके उन्मुख देह का उपहास नहीं करना चाहता। अपने समय अनुसार तो वो आएगा ही। एक पल के लिए उसके ऊपर तेज गुस्सा आ गया था। इतने लोग स्टेशन पर घूम फिर रहे हैं और उसे मेरा ही दुपट्टा खींचने को मिला क्या? मेरा शरीर तो इस आनंद से सिहर उठा था कि पलाश ने आकर मजाक में मेरा दुपट्टा खींचा। लेकिन पलाश की जगह उस लड़की को देखकर मेरे आनंद और उत्साह पर ठंडा पानी पड़ जाने के कारण भी गुस्सा आ गया था। इसका कारण यह था, उस समय मेरा मन पलाश को ही खोज रहा था। ए लड़की, क्या कर रही है? उसे डांटने के बाद एक पांव पीछे हटने ही उसके आंखों की करुणा याचना मेरी दृष्टि में निबद्ध हो गई। दीदी, 3 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला है। दीदी, कुछ खाने को दे दीजिए ना, भगवान आपको मंगल करेगा। प्राय सभी भिखारी ऐसा ही कहते हैं, भगवान भला करेगा का आशीर्वाद देते हैं। उस भगवान ने ही उन्हें भिखारी बनाया है, यह भी नहीं सोचते। लड़की के कपाते हुए होठ भय और भूख से सिकुड़े पेट प्रार्थना करती आंखों की ओर ताक कर मेरा मन द्रवित हो उठा था। वैसे भी उसके छू देने से मुंह में डालने वाले केक में जैसे रेल लाइन से आती दुर्गंध समा गई थी। मैंने कॉफी का कप और केक का टुकड़ा उसको और बढ़ा दिया। बड़ी उत्सुकता से मेरे हाथों से लगभग झपट कर थोड़ी दूर पर नंग धारंग बैठे पाँच और सात वर्षों साथी बच्चे के साथ जा बैठी। शायद उसके भाई बहन होंगे। केक के एक टुकड़े से उसकी या उसके भाई बहनों की कितनी भूख मिटती।
खुदा ही जाने। मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक देगी खाने का कुछ और सामान खरीद कर उन्हें देना चाहिए था। खाने का मन नहीं करने पर घर की बहुत सी चीज़ें को डस्टबिन में फेंक देती हूँ, लेकिन उन डस्टबिन में फेंका गया खाना भी इन अभागों को नसीब नहीं होता है। कभी कभी यह लड़की गंदी जगहों पर खाने लायक सामान खोजती फिरती है। लड़की द्वारा मेरा दुपट्टा खींचकर कुछ खाने की चीज मांगने की घटना से पहले मैंने देखा था कि उसकी ही तरह कि कुछ लड़के लड़कियों को ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंके गए बादाम और बिस्किट का पैकेट में बची चीज़ों को खाते देख मेरा मन घिना गया था। बेटी, जब 2 घंटे देर हो गई, चलो हम बाहर जाकर 1 घंटे के भीतर कुछ खा पी लें। मन प्राण से सबको से पलाश को प्रतीक्षा करते रहने का कोई उपाय ना देखकर पिताजी को बातों पर सम्मति देते हुए कहा, हाँ पापा, तो चलो चलते हैं। हम अर्थात पिताजी, माँ और मैं पार्किंग प्लेस में रखी गाड़ी की ओर बढ़े। मेरे रवाना होने तक तुम लोगों के यहाँ रहने पर काफ़ी देर हो जाएगी। दिन दहाड़े क्या कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। बहुत जरूरी ना होने पर मैं तुम लोगों को इस तरह छोड़कर नहीं जाता। उस दिन बेलतोला में छाई जनजाति की लड़की को नंगा करने की घटना पर विभिन्न पक्षों के विभिन्न मत है। कहाँ क्या हो जाते हैं, कुछ नहीं कहा जाता है। गाड़ी के ड्राइवर रामलाल को सुनाते हुए पिताजी बोल उठे, चलो थोड़ी देर निकल कर कुछ खाए। वो आंख मुंह पर हाथ फेरकर अपनी सीट पर बैठ गया। कहाँ जाओगे, क्या खाओगे? ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, पास ही कहीं। पिताजी के प्रश्नों के समाप्त होने से ही पहले ही मैं बोल पड़ी, ठीक है पापा, कुछ भी खा लेंगे, चलो। असल में मैं पलाश की उत्कंठा से प्रतीक्षा कर रही थी और उसे देखकर धीरे धीरे मन निस्तेज उससे ना देखकर धीरे धीरे मेरा मन निस्तेज सा हो गया था। पलाश आए तो ना आए, ऐसा सोचकर मैं क्यों मरी जा रही हूँ। यह सोचकर मन को दिलासा दिया। हम स्टेशन से बाहर निकले। बेटी, हम स्टेशन से बाहर निकले, बस थोड़ी दूर ही गए होंगे कि तभी स्टेशन से भयंकर विस्फोट की आवाज आई। छनछनाती हुई कई चीज हमारी गाड़ी के ऊपर भी गिरी। आशंकित होकर पिताजी ने रामलाल से गाड़ी को तेज चलाते हुए कहा, माँ भय से आतंकित होकर चिल्ला उठी। पिताजी ने मेरे सिर पकड़कर उसे नीचे करते हुए कहा, बेटी सिर नीचे कर लो। मैंने पिताजी की एक ना सुनी। गाड़ी के पीछे वाले शीशे से बाहर चोर आए स्टेशन की तरफ देखा। यंत्रणा सिक्का बीच बीच में लोगों की भागदौड़, उंगली मारे ऊपर उठता हुआ धुआं, जगह जगह भस्मीभूत होकर बिखरे सामान और घायल मनुष्य। पिताजी, माँ, 2 डॉक्टर और एक नर्स उत्सुकतापूर्वक मुझे घेरे हुए खड़े हैं। यह क्या, मैं अस्पताल में हूँ क्या? आसपास रखे गए उपकरणों और लोगों को देखकर ही अनुमान किया था। नहीं, हाँ, तो मैं अस्पताल में ही हूँ। क्या हुआ मेरा? मेरी कौतूहल भरी दृष्टि को शायद पिताजी, माँ और डॉक्टर लोग भी देख रहे थे। डॉक्टर बोले, अब कैसे हो यंग गर्ल, जस्ट रिलैक्स, टेंशन मत लो। माँ की ओर देखकर डॉक्टर बोले, नाउ शी इज ओके, डरने का कोई बात नहीं है। मेरी आंखें पलाश को खोजती हुई चारों ओर घूम रही थी। पलाश आया क्या?
अफरा तफरी में मेरा मोबाइल ना जाने कहाँ गिर गया था। माँ और पिताजी को पता ही नहीं चला। वो लड़की जिंदा है ना? और पलाश? किसी भी उपाय से पलाश की खबर पाने के लिए मैं अधीर हो थी। मेरे भीतर एक आतंक फैल रहा था। डॉक्टर के कहे मुताबिक क्या मैं सचमुच ओके हूँ? शायद शारीरिक रूप से, लेकिन मानसिक रूप से मैं ठीक हूँ ना? हालांकि थोड़ा बहुत बीच में मैं समय को ध्यान देते हुए छोड़ दिया हूँ, इसीलिए ऐसा ही होता है। स्टोरी का असली क्या है? मजाक। असली मजा नहीं ले पाते हैं लोग। कोई बात नहीं, आप लोग मुझे इतनी देर पर झेले, इसके लिए आप लोगों को ढेरों मुरी धन्यवाद।